हर पतंग को एक दिन जमीन पर आना पड़ता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू कर दिखाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं खबरें अब तक। आज सबसे पहले बताएंगे कहानी सुनहरी जीत की, और फिर बताएंगे कैसे यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष तोड़ देंगे सपा रालोद गठबंधन की पकड़, और आखिर में उठाएंगे सवाल देश में मरती बेटियों के न्याय पर। और इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। चीन की एक और चाल हुई बेनकाब भारतीयों की आवाजों को रिकॉर्ड करके बेच रहा। अमेरिका की डेटा रिसर्च कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए कहा कि ओशियन स्पीच नाम का एक ऐप है जो भारत में चीनी कनेक्शन के साथ काम कर रहा है। एशिया कप में फिर से होगा भारत पाक का मैच, बन रही पूरी उम्मीद। भारत पाक का मैच देखने के लिए लोग उतावले रहते हैं और एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि एशिया कप में फिर से भारत पाक का मैच हो सकता है। वाराणसी में गंगा खतरे के एक निशान ऊपर, शवदाह में आ रही परेशानी। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। आलम यह है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोक्ष की इस नगरी में मोक्ष पाना भी मुश्किल हो रहा है। ताइवान के कॉमर्स मिनिस्टर का बयान आया सामने, बोले भारत के साथ बढ़ेगी रक्षा साझेदारी। भारत और ताइवान तेजी से करीब आते जा रहे हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर ही नहीं, ताइवान अपनी रक्षा जरूरतों और भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई, हिंदू पक्ष दाखिल करेगा काउंटर एफिडेविट। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई हो रही थी। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे से सुनवाई हुई। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाएगा। हेडलाइंस के बाद हम बढ़ते हैं हमारी वायरल वीडियो की तरफ। भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ को एक ऑटोग्राफ जर्सी देने की पहल को प्रशंसकों ने सराहा है, और इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। एशिया कप में भारत की अपने उद्घाटन मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद विराट ने ये जर्सी राउफ को भेंट कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जैसे ही इस घटना का वीडियो पोस्ट किया, ये वायरल हो गया। पहले तो आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। दरअसल विराट को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत के बाद 28 वर्षीय तेज गेंदबाज ने बातचीत करते देखा था, जिसके बाद विराट ने जर्सी पर हस्ताक्षर करके यानी कि ऑटोग्राफ देकर इसे तेज गेंदबाज को गिफ्ट कर दिया। बीसीसीआई ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और ट्वीट किया कि मैच बेशक समाप्त हो गया, लेकिन इस तरीके से मौके हमेशा चमकते रहेंगे। विराट की तरफ से दिल को छू देने वाली ये घटना जब उन्होंने पाकिस्तान के हारिस राउफ को ऑटोग्राफ जर्सी सौंपी। इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी पहली खबर का। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा ऐसा करने वाले पहली भारतीय हैं। तो वहीं 15 साल की लिंथोई चंबनम ने वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया है। जीत की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर आज की कहानी अलग है, क्योंकि आज की कहानी उस लड़की की है जो लॉकडाउन में विदेश में फंस गई थी, और आज विदेश की ही धरती पर उसने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। जानिए कौन है वो लड़की इस खास रिपोर्ट में। जानिए कहानी 15 साल की जुडोका की, जिसने भारत के नाम किया जूडो में पहला स्वर्ण पदक, जो बिना पैसे बिना मोबाइल 8 महीने तक विदेश में फंसी रही, फिर भी जीती जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप। जानिए कौन है लिंथोई चंबनम, जिन्होंने भारत के लिए विदेश की धरती पर रचा इतिहास। कहते हैं कि जीत की हर कहानी संघर्ष को जोड़े होती है। किसी का संघर्ष बड़ा तो किसी का छोटा होता है, और किसी का संघर्ष ऐसा होता है जो इतिहास रच देता है। आज कहानी उसी संघर्ष की बताने जा रहे हैं। कहानी बताने जा रहे हैं 13 साल की जुडोका की, जिसने भारत की किस्मत में जूडो का स्वर्ण पदक लिख दिया।
2019 के अंत में चीन से कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। 2021 के मार्च आते आते तक ये पूरी दुनिया में फैल चुका था। मार्च के महीने में ही जॉर्जिया की राजधानी में जूडो इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट होने वाला था और इसमें हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी पहुंच चुके थे। तभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, फिर टूर्नामेंट को कैंसिल करना पड़ा। तब 13 साल की जुडोका लिन थोई अपने साथी खिलाड़ी देव थापा और जसलीन सैनी के साथ वहीं फंस गई। उनके पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे, वहाँ उनके पास फोन तक नहीं था, घर पर माता पिता से बात नहीं हो पा रही थी। लिन थोई को पता भी नहीं था कि वो कब अपने देश वापस लौट पाएंगे। फिर एंट्री होती है मामुका किजिलाश्विली की। किजिलाश्विली जॉर्जिया के टॉप जूडो कोच में गिने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, बल्कि उनको ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने काम खोजने में भी भारतीय खिलाड़ियों की मदद की। लिन थोई ने 8 महीने जॉर्जिया में ही गुजारे। अब 2022 में जाकर इसी लिन थोई ने इतिहास रच दिया है। 15 साल की लिन थोई ने बोस्निया हर्जेगोविना में साराजेवो में वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। वो किसी भी आयु वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली जुडोका है। फाइनल मुकाबले में मणिपुर की लिन थोई ने ब्राजील की बियांका रेस को मात दी है। उन्होंने ये मेडल 57 किलो कैटेगरी में जीता है। मणिपुर के इम्फाल में लिन थोई का जन्म एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता और उनके चाचा को भी खेल से काफी प्यार था, इसी वजह से शुरुआत से उन्हें खेल के लिए प्रेरित किया गया था। एक इंटरव्यू में लिन थोई ने बताया कि उनके साथ घर पर लड़की जैसा ही व्यवहार होता था। इससे पहले भी लिन थोई कई छोटे बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर चुकी हैं। 2021 में हुए नेशनल कैडेट जूडो चैंपियनशिप में उन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किया था। 2022 एशियाई कैडेट और जूडो जूनियर के चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। देखा जाए तो 15 साल की जुडोका ने ये साबित कर दिया है कि जीत के लिए आपकी कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि आप कहीं आकर फंस गए हैं, लेकिन अगर आपने अपनी उम्मीद को बरकरार रखा तो जीत आपके कदमों में जरूर होगी। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी शानदार प्रदर्शन से दर्शा दिया है कि खेलों में भारत का भविष्य उज्जवल होने वाला है और इस बात की तस्दीक इन 2 खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से हो भी रही है। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे हमारी अगली खबर का। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में भूपेंद्र सिंह को यूपी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक सपा रालोद गठबंधन की ओर न चला जाए, इसीलिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने ये दाव चला है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन के साथ कुछ प्रतिशत जाट वोट चला गया था। इसी का नतीजा था कि रालोद को विधानसभा में चुनाव में 8 सीटें मिल गई थीं। यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भूपेंद्र सिंह को यूपी बीजेपी की कमान सौंपी गई है। लेकिन जानिए इस रिपोर्ट में कि कैसे भूपेंद्र का धांसू एंट्री बता रही है कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। कल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भरी हुंकार दिया संकेत कि आखिर क्या है बीजेपी का नया प्लान। कल लखनऊ में दिखी वेस्ट यूपी की पॉलिटिकल यूनिटी। पश्चिमी यूपी के 21 सांसद 25 विधायक भूपेंद्र चौधरी संग आए। जानिए कैसे जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सत्ता पर भाजपा करेगी कब्जा। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सोमवार दोपहर शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ पहुंचे थे। इस सफर के लिए ट्रेन में एक स्पेशल बोगी लगाई गई थी। ट्रेन के 3 डब्बों में केवल भाजपा नेता और कार्यकर्ता ही थे। बड़ा फैक्ट ये है कि इसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी के नेता थे। भूपेंद्र चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी के करीब 21 सांसद और 25 से ज्यादा विधायक ट्रेन में लखनऊ तक आए। भूपेंद्र चौधरी के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। इनके स्वागत के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। एक तरीके से देखा जाए तो लखनऊ में पश्चिम का जमावड़ा लगा हुआ था। पश्चिम यूपी के 24 जिलों में करीब 22 लोकसभा और 126 विधानसभा सीटें आती हैं।
खबर है कि भूपेंद्र चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, महेश शर्मा समेत कई लोग और कई नेता मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि 22 से 21 सांसद उनके साथ थे। ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिमी यूपी और ब्रज में भाजपा कितनी मजबूत है। यूपी में रालोद और सपा के गठबंधन को बेअसर करने की ये साफ तौर पर रणनीति दिख रही है। जाटों के प्रभाव वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के सहारे सपा 2024 के चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। बसपा इस बार अकेले दलित मुस्लिम समीकरण बना रही है। चुनौती है कि अपनी सीटों पर बरकरार रह सके। ऐसे में भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी के रूप में जाट बिरादरी का दाव खेल दिया है ताकि पश्चिमी यूपी के किले को दुरुस्त किया जा सके। माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से भाजपा को जाट वोट बैंक में बढ़त मिलेगी। पश्चिमी यूपी में रालोद सपा गठबंधन के असर को कम करने की रणनीति है। सपा आरएलडी के गठबंधन के साथ पिछले चुनाव में बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी। इसमें दलित मुस्लिम समुदाय के वोटों के दम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर और नगीना भी थी। सपा ने मुरादाबाद, संभल और रामपुर सीटें जीती थी, जिसमें से रामपुर सीट उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। और देखा जाए तो आने वाले समय में भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में 75+ सीट का टारगेट रख चुकी है। इसको हासिल करने के लिए वेस्ट में अपना सियासी आधार तो मजबूत करना ही होगा। जाट समाज को अपने साथ रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर जाट समाज ही प्रभावी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसमें से 51 सीटें जीती थी, 20 सीटें विपक्ष को मिली थी। मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने इसमें से 31 सीटें जीत ली थी। मुरादाबाद मंडल में सपा रालोद गठबंधन ने 17 सीटें जीती थी। सहारनपुर मंडल में 9 और मेरठ मंडल में गठबंधन ने 5 सीटें जीती थी। इसमें से रालोद को 8 मिली थी। देखा जाए तो अब इसी गठबंधन को टक्कर देने के लिए भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को मैदान में उतार दिया है, तो फिर उनके साथ पूरा वेस्ट यूपी भी खड़ा हो गया है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी यूपी के सभी नेता अध्यक्ष के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में यही चीज विपक्ष के लिए सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। देखा जाए तो ये तो पता ही है कि जाट समाज को अपने साथ रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत को राज्यसभा भेजा है। ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दाव ही माना जा रहा था। ऐसे में बीजेपी को भी एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि जाट वोट बैंक को साध सके। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 11 सीटों का नुकसान हुआ था। ये बीजेपी नेतृत्व के लिए चिंता का ही विषय बना हुआ था, लेकिन सपा रालोद गठबंधन के सामने अब भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिम यूपी में खड़े मिलेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। झारखंड में दुमका में शाहरुख नाम के एक युवक ने 16 साल की अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना 23 अगस्त की है और 28 अगस्त को इलाज के दौरान अंकिता की मौत भी हो गई। अंकिता की मौत के बाद झारखंड समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग शाहरुख को फांसी देने की मांग करने लगे हैं। वहीं दुमका में तनावपूर्ण स्थिति की संभावना बनते देख हालात को काबू करने के लिए प्रशासन को धारा 144 भी लगानी पड़ी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में आरोपी शाहरुख समेत उसको पेट्रोल लाकर देने वाले छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अंकिता हत्याकांड पर देखिए पूरे देश में दिखा कैसे गुस्सा। बेशर्म शाहरुख को फांसी से भी बुरी सजा देने की उठ रही मांग। जानिए एक तरफा प्यार या फिर लव जिहाद ने ली अंकिता की जान। जल गई, जला दी गई या फिर जल रही थी। जब तक जिंदा थी तो कौन सा अपने मन में चल रही थी। ये लाइनें आज झारखंड की दुमका की राजनीति पर और दुमका की अंकिता पर एकदम फिट बैठती है, जिसकी एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के शख्स ने सन की पने में आकर उसकी जान ले ली
और मौत भी ऐसी थी कि तड़प तड़प कर अंकिता ने मौत से पहले ये बात कही कि जिस तरीके से मैं तड़प रही हूँ उसी तरीके से वो भी तड़पे। लेकिन फिर भी अंकिता की तड़प का अंदाजा समाज में बैठे लोग नहीं लगा पा रहे हैं, जो इस पर राजनीति पर उतारू हो गए हैं। घटना 23 अगस्त की है, जब आरोपी शाहरुख ने नाबालिग अंकिता पर उसके कमरे की खिड़की के बाहर से पेट्रोल उड़ेलकर उसको आग के हवाले कर दिया। उस वक्त अंकिता सो रही थी। आग के आगोश में आते ही उसके शरीर का 95% तक हिस्सा जल चुका था। अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग से लड़ते हुए अंकिता ने आखिरकार आखिरी सांस ली और जाते जाते अंकिता ने पुलिस को अपनी आखिरी इच्छा बता दी कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंकिता की इस तरीके से हत्या होना देश में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के फरीदाबाद में तौसीफ नाम के एक मुस्लिम युवक ने सरेआम चाकू का हमला करके निकिता तोमर को इसीलिए मार दिया था क्योंकि निकिता उसका एक तरफा प्रेम प्रसंग स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। तौसीफ को ये बात इतनी नागवार गुजरी थी कि उसने निकिता की हत्या कर दी थी। अंकिता की मौत की सूचना जैसे ही दुमका में फैली, पूरे देश में लोग आक्रोशित हो उठे। वहीं इस क्रूरता भरी घटना के विरोध में जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। दुमका में विरोध में लोगों ने अपनी दुकानें तक बंद रखी। इलाके में हर तरफ तनाव देखने को मिला। पूरे शहर में पुलिस बल को तैनात किया गया। तो वहीं दूसरी ओर जिस समय अंकिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही थी, उसी वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर सरकार बचाने के जुगाड़ में लगे हुए थे। विपक्ष को मौका मिला तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर राजनीति करने से कोई परहेज नहीं किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस हत्या को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने निशाने पर लिया और कहा कि आज झारखंड शर्मसार है, दुखी है। दुमका की हमारी बेटी अंकिता को एक वहशी शाहरुख ने अपने सनकीपन के कारण जिंदा जला दिया। आज उस बेटी ने अपने प्राण त्याग दिए। वोट बैंक को तुष्टीकरण का नतीजा है कि झारखंड की बेटी अंकिता की नृशंस हत्या पूर्व सीएम ने इसको लव जिहाद का मामला बताया। वैसे देखा जाए तो वाकई इस पूरे मामले में झारखंड सरकार की खूब फजीहत हुई है। एक और हेमंत सरकार उपद्रवी नदीम को एयर एम्बुलेंस से भेजकर सरकारी खर्च पर उसका इलाज करवाती है, तो दूसरी ओर झारखंड की बेटी अंकिता को उसी के हाल पर छोड़ दिया जाता है। अंकिता जब जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही थी, तो उस वक्त राज्य के सीएम अपने विधायकों को लेकर एक रिजॉर्ट में पिकनिक मनाने में व्यस्त थे। अब बात कर लेते हैं इस मामले में लव जिहाद एंगल के बारे में। लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या शाहरुख ने अंकिता को इसलिए मार दिया क्योंकि अंकिता उसके लव जिहाद के बहकावे में नहीं आई? क्या ये घटना वाकई नाकाम लव जिहाद का नतीजा है? वैसे आपको बता दें कि ये कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कानून का है, जिसमें वजह चाहे लव जिहाद हो या एक तरफा मोहब्बत। शाहरुख को आज पूरा देश ऐसी सजा देने की मांग कर रहा है जिससे समाज में एक नजीर पेश की जा सके। अंकिता की भी अंतिम इच्छा यही थी कि शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये पूरा कानून का दायित्व है। बीते दिन पूरे देश ने शाहरुख का बेशर्मी वाला अंदाज भी देख लिया। जब पुलिस की गिरफ्त में उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है और उसे इस अपराध का बोध भी है। पुलिस के कस्टडी में रौब वाली चाल में चलते हुए शाहरुख मानो देश की कानून व्यवस्था को मुंह चढ़ा रहा हो। लेकिन कानून से हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा काम करने वाले शाहरुख को मिलने वाली सजा आगे लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश की जाएगी। ये तो थी खबरें अब तक की खास खबरें, लेकिन देखा जाए तो वाकई अंकिता की मौत के बाद सबसे चौंकाने वाला वहशी शाहरुख का वो वीडियो था जिसमें उसके चेहरे पर इसका कोई पछतावा नहीं दिखा। पुलिस हिरासत में भी वो हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आया। स्वाभाविक है, उसने जो किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं महसूस हो रहा है। किसी की हत्या से ज्यादा जघन्य अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा जघन्य अपराध करने के बाद भी अगर शाहरुख मुस्कुरा रहा है तो निश्चित रूप से ये देश की लचर कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने जैसा काम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें आरोपी को सजा दिलाने के नाम पर सालों साल तक कोर्ट में सुनवाई होती रही है। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और आरोपी जेल की सलाखों से बाहर आ जाता है।
हाल ही में ऐसा कुछ बिल्किस बानो केस में भी देखने को मिला, जिसमें कोर्ट ने हत्या और रेप के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या अंकिता की हत्या के आरोपियों यानी कि शाहरुख और छोटू को कोर्ट सजा देगा और कोई मिसाल खड़ा करेगा, या फिर ये भी अन्य घटनाओं की तरह सस्ते बस्ते में जाने वाली है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।